ओफो नीतू, ये सब क्या है यार? तू मेरी बर्थडे पार्टी में कैसी ड्रेस पहन कर आ गई? यहाँ मेरी इतनी अच्छी अच्छी सहेलियां आई हुई हैं, इतने क्लासी से कपड़े पहने हुए, और तू ये क्या अजीब सा बेढंगा सा सूट पहन कर आ गई? प्रिया, तू जानती है ना ये सूट मेरी माँ ने अपनी साड़ी से बनाया मेरे लिए, वो भी कितने प्यार से, और तू ऐसे बोल रही है? ओफो, ये चाची जी भी ना कभी पुरानी चादर को काट कर उसके पर्दे बना देती है, तो कभी उसका मेज पोश, उनका भी कुछ समझ नहीं आता। खैर छोड़। और सुन, तू ये जो भी छोटा मोटा गिफ्ट लेकर आई है ना, उसे अभी छुपा ले, कहीं गलती से मेरी फ्रेंड्स ने खोल लिया तो कितना मजाक उड़ाएंगी मेरा कि तेरी कजिन क्या उठाकर लाई है। दरअसल नीतू और प्रिया दोनों चचेरी बहनें थी। जहाँ प्रिया की फैमिली अच्छे पैसों वाली थी, तो वहीं नीतू का परिवार गरीब था, इसलिए प्रिया को अक्सर अपनी अमीरी पर घमंड रहता था। कुछ समय बाद प्रिया की शादी एक बड़े घर में हो गई। हाँ प्रिया, और तू ही तो एक मेरी बहन है, तू शादी में नहीं आएगी तो मेरा मन नहीं लगेगा। और तुझे पता है ये शादी हम अपने गांव के पुश्तैनी उस घर में कर रहे हैं जो नदी किनारे है। माँ का बड़ा मन था कि शादी वहीं से हो। क्या तू नदी किनारे उस छोटे से कच्चे घर में शादी करेगी? ओह हाँ, वैसे भी तुम लोग के पास इतने पैसे तो है नहीं जो शहरों में की हुई शादी का खर्चा उठा सके, और वैसे भी उस दिन उनके बेस्ट फ्रेंड की भी शादी है तो हमें वहाँ जाना है, और वैसे भी मेरे ससुराल वाले इतनी छोटी शादी में नहीं जाते। एक काम करो, तुम ये कार्ड और ये मिठाई भी वापस ही ले जाओ। वो क्या है ना, मेरे ससुराल वाले तो बड़े बड़े आउटलेट की मिठाइयाँ खाते हैं, ये नुक्कड़ में बैठे हुए हलवाइयों की नहीं, वो बेकार में इन्हें कुत्तों को डाल देंगे। अच्छा देख, अब मैं तो आ नहीं पाऊंगी, तो तू ऐसा कर कि 11,000 मेरी तरफ से शगुन के तौर पर रख ले, इससे अपने लिए कोई ढंग की साड़ी ले लियो, नहीं तो कहीं पता चले चाची जी शादी वाले दिन के लिए भी तेरे लिए कहीं पर्दे का ही डिजाइन किया हुआ कोई लहंगा पहना दे। ये सुनकर नीतू और उसकी माँ शर्मिंदा हो जाती हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं है, जब तू मेरी बहन होकर शादी में नहीं आ सकती तो मैं भी ये शगुन नहीं लूंगी। चलो माँ। नीतू अपनी माँ के साथ मिठाई का डब्बा और कार्ड लेकर चली जाती है। ऐसे ही शादी का दिन आया। नीतू दुल्हन बनकर अपने नदी किनारे उस घर में पहुंची हुई थी, लेकिन जब प्रिया अपने ससुराल वालों के साथ अपने पति के दोस्त की शादी अटेंड करने वहाँ पहुंची तो हैरान रह गई। अरे ये तो हमारा पुराना घर है, इसका मतलब इनके दोस्त की शादी नीतू से हो रही है। अब तो इनको भी पता चली जाएगा कि मेरी चचेरी बहन है। इससे पहले कि इनको कहीं और से पता चले, मैं ही इन्हें बता देती हूँ कि जिससे इनके दोस्त की शादी हो रही है वो मेरी कजिन है। अब प्रिया अपने पति को सारी बात बता देती है। शादी में आए सभी मेहमान उस नदी किनारे हो रही शादी की खूब तारीफ कर रहे थे। वाह वाह, शादी के लिए ये जगह कितनी परफेक्ट है ना, शोर शराबे से दूर और शहर की भीड़ भाड़ वाली जगह से इस एकांत जगह में ये सब कितना अच्छा लग रहा है। सुना है दुल्हन के कहने पर दूल्हा भी झट से इस जगह के लिए मान गया, नहीं तो उसे कौन सी कमी थी, खूब बड़े घर का लड़का है वो है। लेकिन जो भी कहो, वेन्यू एकदम परफेक्ट है ये। प्रिया ये सब सुनकर चुप थी। शादी की रस्में शुरू होती हैं। नीतू ने प्रिया की तरफ देखा और मुंह फेर लिया। प्रिया को ये सब बहुत अजीब लगा। अब प्रिया जानबूझकर नीतू से बात करने की कोशिश करने लगी। जब शादी संपन्न हो गई तब प्रिया सुनील से बोली, सुनील जी, आपको इतनी छोटी शादी करने की क्या जरूरत थी? आपको तो पैसों की कोई कमी नहीं है। प्रिया भाभी, नीतू का मन था शादी बहुत सिंपल हो और मंदिर में हो, इसीलिए मैंने सिंपल शादी की है अपनी लवली वाइफ के कहने पर। चलो जी, अब हो गई शादी, अब तो आप भाभी हमारे दोस्त का ख्याल रखना, अब तक तो हम रखते आए हैं। राकेश की बात सुनकर नीतू मुस्कुरा दी। राकेश और सुनील दोस्त थे, इसलिए अक्सर घूमना फिरना, पार्टी करना, कहीं आना जाना दोनों का साथ ही होता था। इसी वजह से प्रिया और नीतू की भी मुलाकात हो जाती थी। नीतू, तूने तो मुझे कभी बताया नहीं कि तूने इतने पैसे वाले घर का लड़का फांस रखा है। देखो प्रिया, कल तक तुम मेरी सहेली थी, इसलिए मैं तुम्हारी बातों को सुन लेती थी, बर्दाश्त कर लेती थी, पर अब नहीं। अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना सीखो। मैंने सुनील जी को फांसा नहीं है। सुनील जी और मैं एक शादी में मिले थे, वहीं सुनील जी को मैं पसंद आ गई थी और मुझे भी वो बहुत अच्छे लगे थे। सुनील जी मेरे घर रिश्ता लेकर आए थे, उन्हें मैं पसंद थी और अब हम दोनों पति पत्नी बन चुके हैं। मेरी ससुराल है, मेरा परिवार है, तो प्लीज इस तरह की बातें करके मुझे परेशान मत करो। हाँ हाँ, तो मैं कौन सा चिपक रही हूँ? वो तो राकेश और सुनील आपस में दोस्त हैं, इसलिए हम तुम साथ आ जाते हैं, वरना मेरा भी मन नहीं करता तुम्हारे साथ कहीं घूमने का। प्रिया की हरकतों की वजह से आज नीतू उससे बात नहीं करना चाहती थी। उसे पता था कि प्रिया बहुत घमंडी और दूसरों की बेइज्जती करने वाली लड़की है, इसलिए उसने प्रिया से दोस्ती के सारे नाते तोड़ दिए थे। प्रिया माँ बनने वाली थी, पर उसके मम्मी पापा लंदन में थे, क्योंकि उसकी भाभी को भी बच्चा होने वाला था। इस वजह से उन्हें जाना पड़ा। यहाँ प्रिया की सास की तबीयत खराब चल रही थी, इस वजह से प्रिया बिल्कुल अकेली पड़ गई। प्रिया बहू, थोड़े नौकर चाकर और रख लो ताकि तुम्हें कोई काम न करना पड़े। मेरी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं रहती, वरना मैं तुम्हारे लिए कुछ बढ़िया पौष्टिक खाना बना देती जो तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के लिए सही होता। कहो तो किसी रिश्तेदार को बुला लेते हैं थोड़े दिन के लिए, प्रिया बहू को आराम मिल जाएगा। तुम नहीं जानते हो, रिश्तेदार तो बहाना बना देते हैं कि समय नहीं है। अब कोई बेटी तो है नहीं हमारी जो कुछ दिनों के लिए रहने आ जाती। इकलौता बेटा है राकेश। प्रिया, तुम अपनी सहेली नीतू को क्यों नहीं बुला लेती हो? तुम्हें उसका सहारा हो जाएगा। तुम दोनों तो पक्की सहेलियां हो और सुनील को भी कोई परेशानी नहीं होगी। नीतू, मुझे नहीं लगता कि वो आएगी। अचानक नीतू और सुनील आ जाते हैं।
नीतू के हाथ में एक बड़ा बैग और अटैची थी। अरे भाई, नीतू ने तो सुबह से शोर मचा लिया कि मेरी सहेली अकेले परेशान हो रही होगी। अब देखो, सारा बोरिया बिस्तर पैक करके अपनी सहेली की सेवा के लिए आ गई है हमारी धर्मपत्नी। हाँ, मुझे पता चला आंटी अंकल लंदन गए हुए हैं। आंटी जी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए अब जब तक तुम्हारी डिलीवरी नहीं हो जाती मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। पर नीतू, तुम्हारी शादी को तो अभी कुछ ही महीने हुए हैं और तुम राकेश जी और अपने ससुराल को छोड़कर मेरे पास रहोगी। पीछे से परेशानी नहीं होगी? कोई कुछ कहे ना। अरे प्रिया भाभी, हमारे घर में सबको पता है सुनील मेरा दोस्त होने के साथ साथ मेरे भाई जैसा है, और नीतू ने कहा कि आप उसके लिए बहन जैसी हो। हाँ तो और क्या, अब ऐसे समय में मेरी बहन की सेवा मैं नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? मैं भी तो बच्चे की होने वाली मौसी हूँ। प्रिया की आंखों में शर्मिंदगी के आंसू थे और दोनों सहेलियों के बीच जो भी गिले शिकवे थे सारे खत्म हो जाते हैं। नीतू के आ जाने से प्रिया को बहुत सहारा हो गया। नीतू उसका बहुत ख्याल रखती थी। कुछ समय बाद प्रिया ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। मुन्ना की मौसी को बधाई हो। अब बस जल्दी से तुम्हारे घर भी बच्चे की किलकारी गूंजे, मैं तो यही चाहती हूँ। अभी नहीं, पहले तू इसे संभालने वाली हो जा, उसके बाद मैं इस बारे में प्लान करूंगी, क्योंकि मुझे भी तो अच्छे से तुझसे अपनी सेवा करवानी है। ऐसे ही थोड़ी छोड़ दूंगी मेरे होने वाले बच्चे की मौसी को। और फिर हॉस्पिटल का कमरा खुशी और हंसी के ठहाकों से भर गया। पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओंकार रामेश्वरम नाथ पांडे नाम के एक व्यक्ति मंदिर में पुजारी थे। जितना बड़ा उनका नाम था उतना ही बड़ा उनका दिल। वो हर रोज मंदिर में भंडारा किया करते थे और उस भंडारे का खाना अकेले उनकी बेटी सावित्री बनाया करती थी। वो सभी लोग हर रोज पंडित जी और उनकी बेटी को खूब दुआएं देकर जाते थे, जिस वजह से उन्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होती थी। वहीं दूसरी तरफ मनोहर तिवारी का बड़ा सा परिवार था। एक रात दोनों पति पत्नी, हमारे पास अभी एक ब्रह्मास्त्र बचा हुआ है, यानी मोनू। बस ऊपर वाले से दुआ कीजिए कि मोनू की शादी एक ऐसी लड़की से हो जाए जो हम सबका खाना अकेले ही समय पर और स्वादिष्ट बना पाए। ऐसी लड़की मिलना तो लगभग नामुमकिन है। तो ऐसा करते हैं, हम लोग किसी वृद्धाश्रम में चलते हैं और वहीं रहते हैं। कम से कम समय पर आखिरी टाइम पर खाना तो मिलता रहेगा, क्योंकि रोज रोज हम बहुओं को कुछ कह भी तो नहीं सकते, वरना उनके पतियों को बुरा लग जाएगा। लगता है तुम सही कह रही हो, हमें वृद्धाश्रम ही चलना पड़ेगा। हमारे बेटों को बुरा तो लगेगा, लेकिन हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। मैं कल जाकर कोई अच्छा सा वृद्धाश्रम देख लेता हूँ। अगले दिन मनोहर बाहर जाकर वृद्धाश्रम ढूंढने लगा। तभी रास्ते में उसे वही मंदिर दिखाई दिया जहाँ पर भंडारा चल रहा था। अरे पंडित जी प्रणाम, कैसे हैं आप? बस सब ऊपर वाले की कृपा है मनोहर लाल जी। आप बताइए कहाँ निकल पड़े आज? बहुत दिनों के बाद दिखाई दिए। कुछ नहीं पंडित जी, एक वृद्ध आश्रम ढूंढ रहा हूँ। सोच रहा हूँ मैं अपनी बीवी को लेकर किसी वृद्ध आश्रम चला जाऊँ और आगे का जीवन वहीं बिताऊं। 7 बहुएं होने के बाद भी वक्त पर खाना नहीं मिलता। हर रोज लड़ाई झगड़े होते हैं खाने की वजह से। मनोहर लाल जी, वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर आप लोग वृद्ध आश्रम चले जाएंगे तो आपके बेटों को अच्छा नहीं लगेगा। आपके बेटे तो बहुत संस्कारी हैं। तभी अचानक मनोहर की नजर पंडित गंगाधर की बेटी पर गई, जो अकेले ही भंडारे का खाना बना रही थी। पंडित जी, ये लड़की कौन है जो अकेले ही इतने सारे लोगों का खाना बना रही है? मनोहर लाल जी, ये मेरी बेटी सावित्री है। आपने इसे बचपन में देखा था, इसीलिए शायद पहचान नहीं पा रहे हैं। अगर पंडित जी की बेटी हमारे घर की बहू बन जाए तो हमारे घर की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और हमें वृद्धाश्रम भी नहीं जाना पड़ेगा। क्या सोचने लगे मनोहर लाल जी? कुछ नहीं पंडित जी, मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि बेटियां कितनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं, पता ही नहीं चलता। वैसे आपने अपनी बेटी के लिए कोई लड़का देखा? मनोहर लाल जी, अभी तो कुछ देखा नहीं। जिस दिन ऊपर वाला चाह लेगा मेरी बेटी को अच्छा वर मिल ही जाएगा। पंडित जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपकी बेटी का हाथ अपने सबसे छोटे बेटे मोनू के लिए मांगता हूँ। अरे मनोहर लाल त्रिपाठी जी, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। आपका परिवार इतना संस्कारी है, आपसे अच्छा परिवार तो मेरी बेटी को कभी मिल ही नहीं सकता। अब मनोहर ने वृद्धाश्रम वाला प्लान कैंसिल कर दिया और कुछ ही दिनों बाद दोनों की शादी हो गई। सावित्री बहू, आज तेरी पहली रसोई है और तू अकेले ही खाना बनाएगी, क्योंकि तेरी जेठानियों के हाथ का खाना बिल्कुल जहर होता है। सासू माँ, देवरानी जी के सामने आप हमारी बेइज्जती क्यों कर रही हैं? अरे चुप करो दीदी, कम से कम इसी बहाने हमें खाना बनाने से आजादी मिल जाएगी। हाँ यार, ये तो सोचा ही नहीं मैंने। सासू माँ, हमें भी खुद का बनाया खाना बहुत बुरा लगता है। देवरानी जी, वो सामने किचन है, आज से आप वहाँ की योद्धा हैं। सावित्री किचन में गई और खाने का सारा सामान देखने लगी। इस परिवार में 17 लोग रहते हैं और यहाँ 12 तरह की सब्जियाँ रखी हुई हैं, तो मैं सबके लिए अलग अलग 12 सब्जियों की थाली तैयार करती हूँ। ससुराल वाले खुश हो जाएंगे। लगभग 2 घंटे के अंदर ही सावित्री ने सारा खाना बनाकर तैयार कर लिया। उसके बाद खाने की टेबल पर उसने 12 सब्जियों की अलग अलग थाली पेश कर दी।
वाह 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 वाह, पहली बार खाने की महक से ही पता चल रहा है कि खाना कितना स्वादिष्ट होगा। बहू, तूने तो 12 सब्जियों की थाली लगा दी। इतना सारा खाना तूने अकेले, वो भी इतनी जल्दी कैसे बना लिया? सासू माँ, ये बात आप ससुर जी से पूछिए। मेरे पिताजी तो उनके बहुत अच्छे मित्र हैं। अरे भाग्यवान, सावित्री बहू के मंदिर में जो भंडारा होता है ना, वहाँ पर सैकड़ों लोगों का खाना सावित्री अकेले ही बनाती थी। फिर ये 12 सब्जियों की थाली बनाना तो उसके लिए बाएं हाथ का खेल होगा। मुझे यकीन नहीं होता कि आजकल के टाइम पर भी हमें ऐसी लड़की मिल गई। बहू, तुम्हारी तो पूजा करनी चाहिए, लेकिन उससे पहले खाना खा लेते हैं। पहली बार हमें अच्छा खाना खाने को मिलने वाला है। दीदी, मुझे पता है आपको देवरानी जी से जलन हो रही है, मुझे भी हो रही है, लेकिन कुछ बोलना मत, क्योंकि अब हर रोज ये सावित्री सभी के लिए खाना बनाएगी, वो भी 12 सब्जियों की थाली। खैर, खाना खाने के बाद आज बहुत सालों बाद हमारी आत्मा तृप्त हुई है। मैं पहली ऐसी सास होंगी जो अपनी बहू की तारीफ कर रही है, और तू सच में तारीफ के काबिल है। आखिर हमारा ब्रह्मास्त्र काम आ ही गया। तो इस तरह से उस दिन सावित्री की खूब तारीफ हुई, इसीलिए वो बहुत खुश भी थी। अगली सुबह जब सावित्री अपने परिवार के लिए खाना बना रही थी, तभी उसकी सभी जेठानियां उसके पास आ गईं। सावित्री, अब तुझे हर रोज 12 सब्जियों की थाली बनानी पड़ेगी, क्योंकि एक बार जब शेर की जुबान में खून लग जाता है तो अब उसे लत पड़ जाती है। दीदी, कल तो मेरी पहली रसोई थी, इसलिए मैंने 12 सब्जियों की थाली लगा दी थी, लेकिन रोज रोज ऐसा करना तो थोड़ा मुश्किल होगा ना। तू अपनी जेठानियों से जुबान लड़ा रही है? तुझे इस घर में रहना है तो 12 सब्जियों की थाली हर रोज बनानी पड़ेगी। आप गुस्सा क्यों कर रही हो? भले ही थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मैं 12 सब्जियों की थाली बनाऊंगी। आप लोग परेशान मत होइए। चलो, हमारा काम हो गया। इतना बोलकर उसकी सभी जेठानियां वहाँ से चली गई। बाहर जाने के बाद सासू माँ, ससुर जी, यहाँ तक कि हमारे पति भी सावित्री की बहुत तारीफ कर रहे थे ना। अब देखना, सुबह शाम 12 सब्जियों की थाली बनाने में सावित्री की हालत खराब हो जाएगी। अभी थोड़ी देर बाद देखना, जब टाइम से खाना नहीं दे पाएगी तब सभी लोग इसकी बुराई करने लगेंगे। बिल्कुल सही कह रही हो आप। एक दिन की बात अलग है, पर रोज रोज टाइम पर 12 सब्जियों की थाली बनाना बच्चों का काम नहीं है। लेकिन एक बार फिर से 2 घंटे के अंदर ही सावित्री ने 12 सब्जियों की थाली बनाकर तैयार कर दिया। क्या बात है बहू, हमारी ये पहली सुबह होगी जब हमें समय पर खाना मिला है। आज से हम लोग टाइम पर काम पर जा पाएंगे। तो इस तरह से ससुराल वालों को अब 12 सब्जियों की थाली खाने की आदत पड़ गई। ऐसे धीरे धीरे कई महीने बीत गए। सावित्री गर्भवती हो गई। डॉक्टर ने कहा है कि आज के बाद सावित्री घर का कोई काम नहीं करेगी। आज के बाद तुम सबको 12 सब्जियों वाली थाली बनानी पड़ेगी, क्योंकि अब हमारी आदत हो गई है। और बहू, तुम पहली बार माँ बनने वाली हो, इसलिए कुछ दिन अपने मायके चली जाओ। सावित्री को उसकी सास ने मायके भेज दिया। अब जेठानियों की चली हुई चाल उल्टा उन्हीं पर भारी पड़ने वाली थी। अगली सुबह अरे भाग्यवान, दोपहर के 12 बज गए। 7 बहुएं होने के बावजूद अभी तक खाना बनकर तैयार नहीं हुआ। छोटी बहू तो अकेले ही 8 बजे तक खाना बना देती थी। अब क्या करें, सब की सब आलसी हैं। थोड़ी देर बाद ही उनकी बहुएं खाना लेकर बाहर खाने की टेबल पर आ गई, जहाँ पूरा परिवार इकट्ठा था। चलो, ऊपर वाले का शुक्र है कि हमें दिन में ही खाना तो मिल गया। हमने तो सोचा रात हो जाएगी खाना बनाते बनाते तुम लोगों को। आप लोग जब देखो तब हमें ही ताना मारा करते हो। इतने बड़े परिवार का खाना बनाना छोटा मोटा काम नहीं है। अरे, हमारा परिवार बड़ा है तो तुम लोग भी तो कम नहीं हो। 7 लोग मिलकर तो पूरे होटल का खाना बना सकते हो। हम लोग तो फिर भी सिर्फ 17 लोग हैं। और जरा ये सोचो कि सावित्री अकेले कैसे इतने सारे लोगों का खाना बना लेती थी। अच्छा, अब बहस मत करो, जल्दी से खाना खाते हैं। सभी लोगों ने खाना खाना शुरू कर दिया, लेकिन खाने का एक निवाला खाते ही, भाभी, खाने में तो बिल्कुल नमक ही नहीं है। लगता है गलती से इसमें आपने चीनी डाल दी है। सब्जी बिल्कुल मीठी लग रही है, और दाल में तो इतना नमक है कि पूछो ही मत। मुझसे तो नहीं खाई जाएगी ये दाल। इससे अच्छा मैं सिर्फ रोटी और प्याज ही खा लेता हूँ। छोटी बहू थी तब तक हर रोज 12 सब्जियों की स्वादिष्ट थाली मिलती थी, पर आज तो एक सब्जी भी ढंग की नहीं मिली। अरे बेटा, तू रोटी भी नहीं खा पाएगा। इन लोगों ने गलती से रोटी में भी नमक डाल दिया है। तुम लोगों का ध्यान रहता कहाँ है? अब जैसा भी बनाए चुपचाप खा लीजिए, वरना भूखे रहिए। हमसे नहीं होगा ये सब। फिर एक रात उनके सास ससुर अकेले में कुछ बातें कर रहे थे। अगर इस तरह रोज हम देर से खाना खाएंगे, और वो भी इतना बेहुदा, तो हम लोग जल्दी ही ऊपर वाले को प्यारे हो जाएंगे। लेकिन अब किया भी क्या जा सकता है। तभी वहाँ पर सावित्री की जेठानियां आ गई। सासू माँ, आज हमें अपनी गलती का एहसास हुआ। हम 7 लोग मिलकर भी एक सब्जी की थाली नहीं बना पाते। तो सोचिए, सावित्री बेचारी अकेली 12 सब्जियों की थाली कैसे बनाती होगी। हम हर दिन जानबूझकर जलन की वजह से उससे 12 सब्जियों की थाली बनवाते थे। मुझे पता था, इसी वजह से मैंने जानबूझकर उसे मायके भेजा था, ताकि तुम लोगों की अकल ठिकाने आ जाए। सासू माँ, देवरानी जी को बुला लीजिए। हम उनसे खाना बनाना सीखेंगे, फिर सब लोग मिलजुल कर खाना बनाया करेंगे। ठीक है। अगले दिन सावित्री वापस आ गई और सभी मिलजुल कर काम करने लगी।